सभी बच्चों को नमस्कार। अब कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 3। तो आपने पूछा है प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया है हमें, ए बराबर हमारे पास है, ए बराबर क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू, मतलब इंटू नहीं बोलना है, कॉस अल्फा। ये पहला अवयव दिया है आपको, तो हमें सिद्ध करना है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। इसी का सेकंड है, यदि ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, एक अवयव दिया हुआ है, तो हमें क्या दिखाना है, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो सॉल्व करते हैं पहले पहला वाला समझिए। तो आपको ए की वैल्यू कितनी दी है, आपको ए की वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस ए। तो हमें ए से किसका गुणा करना है, ए डैश का। तो अब ए डैश निकाल लो आप, इसलिए का साइन लगा दो, ए डैश इक्वल टू, तो रो चेंज टू कॉलम। तो ए डैश को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए का परिवर्त, ए का परिवर्त ए डैश बराबर, तो पंक्ति को कॉलम में बदल दो। तो यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा। अब क्या कह रहा है वो, ए डैश इंटू ए की वैल्यू निकालो, देखते हैं कितनी निकलती है। तो ए डैश मतलब ये लिखना है पहले कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर आएगा साइन अल्फा, यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा में गुणा करना है ए मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा, इनका गुणा करना है। तो गुणा हमने आपको पहले भी बात हुई है हमारी कि रो का गुणा कॉलम से करते हैं। तो पहले कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में गुणा करो, तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा में करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। अब माइनस साइन अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा में, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, नहीं आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो में हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा में वो आएगा कॉस अल्फा इंटू, अब माइनस साइन अल्फा का प्लस कॉस अल्फा में, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर। अब चलिए सेकंड रो का गुणा करते हैं, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा में, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा में, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कुछ भी लिख दो। अब इसका गुणा इसमें, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा में साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में तो कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है, त्रिकोणमितीय संरचना में क्या पढ़ी थी, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू, यहाँ पर बन लिखो, ये देखो पूरा घट के शून्य हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी देखो 0 हो गया, और वहां पर भी क्या हो जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है, इसी को तो आई बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ये हमारा RHS आ गया, नहीं आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारा हुआ छठवें का पहला। अब छठवें का दूसरा, तो अब आप कर लोगे उसको नहीं बता रहे हो, सेम है ना, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, साइन यहाँ कॉस यहाँ, इतने कर दिया चेंज के लिए, और कुछ चेंज हुआ नहीं है। आप करोगे तो ऐसे ही सेम टाइप आएगा, तो बस इक्वल टू अपना क्या लिख देना, आई लिख देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या लिखा है, आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, और क्वेश्चन क्या है कि निम्न अवयवों को सममितावयव तथा एक विषम सममितावयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये बोला ना उसने आपको। तो और एक दूसरा सवाल हम उसका ले रहे हैं, 4 है, तो 4 में से मैं एक आपको समझा देता हूं, बाकी 3 आप लगा लेना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना भी कितना आसान है। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं कुछ, पर मानते हैं कि जिसका नाम ए है, जरूरी नहीं है ए मानो, ए बी सी जो भी मानता हुआ अभी, तो मैंने ए मान लिया। ए बराबर आएगा 6 - 2 2,
-2 3 -1 2 -1, यहाँ पर क्या आएगा 3। अब ए डैश और निकाल दो, ए डैश, ए तो मिल गया, अब क्या निकाल दो इसका, ए डैश इक्वल टू होगा 6 -2 2, फिर -2 3 -1, फिर 2 -1 3। इतना समझ आ गया। अब आपको चाहिए a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश, याद है ना प्रमेय 2 थी ना उसमें, तो क्या लिखा था, a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, देखा है ना। समसम्यता विषम सम्यता के फल के लिए प्रमेय क्रमांक कौन सी है, 2। तो प्रमेय 2 का प्रयोग करेंगे इसमें, थ्योरम 2। तो थ्योरम 2 के लिए इसका एक फल भी चाहिए और अंतर भी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, अब मैं निकाल रहा हूँ 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। चलो तो यहाँ पर आएगा 1/2 a प्लस ए डैश, तो 1/2, और एक काम करते हैं, पहले a प्लस ए डैश निकाल देते हैं ना, a प्लस ए डैश की वैल्यू, तो a प्लस ए डैश जोड़ दो, तो कितना आएगा बताओ, 6 6, यहाँ 12 आएगा, 2 ऋण 2 ऋण 4, 2 2 4, ऋण 2 3 3 6, ऋण 1 2 2 4, ऋण 1 3 3 6, ठीक है ना। अब निकालो काय की वैल्यू, a माइनस ए डैश, चलो निकाल दो, a माइनस ए डैश और निकाल दो। तो 6 में से 6 घटाइए, ऋण 2 में से ऋण 2 घटाइए, सब 0 आएंगे, क्योंकि वो दोनों एक से तो है सब कुछ एक साथ। लिखना है क्या, आप लोग कहो तो लिख देते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। 2 में से 2 गया, ऋण 1 में से 3 से आ गया। अब हमें एक फल अंतर रूप में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय 2 से, किससे, प्रमेय 2 से। हमारे पास होता है a इक्वल टू 1/2, अब 1/2 और निकाल दें यहीं पर, 1/2 का गुणा कर दें यहीं पे, नीचे इसके बाद नहीं आएगा है, यहीं पे गुणा कर दें, तो जैसे मैं इसी जैसा लिख दूं, इंप्लाइज दैट, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इतना आ गया हमारे पास, फिर मैं 2 छोड़ दो अभी। अब ये 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। इसमें कितने से गुणा करना है, 1/2 से, तो क्या आएगा, 12 ऋण 4 4 ऋण 4 6 ऋण 2 4 ऋण 2 और ये 6, ठीक है ना। इक्वल टू 1/2 का सब में गुणा कर दो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, वही का वही तो आ गया नहीं आ गया। और 1/2 a माइनस ए डैश निकालो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ लिखो प्रमेय 2 से, किससे, प्रमेय 2 से। क्या होता है हमारे पास, a बराबर होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, तो हमारा आंसर आ गया इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, सीधी वही की वही है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और प्लस क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यही आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा व्यू, समसम्मित, और ये होता है कौन सा, विषम सम्मित, उसका विषम सम्मित है, उसका समसम्मित है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया बस प्रमेय 2 से। तो प्रमेय 2 आपको इसमें क्या कर रहा है, लगा देना है, ठीक है ना। तो बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर, प्रश्नावली 3.3, यही पूछा ना। तो 16 नंबर में सॉल्व करते हैं, आंसर तो हो गए जो होगा। तो a इक्वल टू हमारे पास है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर है साइन अल्फा, यहाँ पर है cos।
इसलिए अब आप ए डैश की वैल्यू निकालो। ए डैश की वैल्यू क्या आएगी? तो एक्चुअली में जो अभी आप बोल रहे थे बात कि रो को कॉलम बना दें, तो जब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं ना परिवर्त की, तो उसमें बोलते हैं कि यदि किसी आबू की पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो प्राप्त आबू को, मतलब एक काम कोई करना पड़ता है, वैसे नहीं कि स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में, तो कहीं आ जाओ, समझ ना, वही नहीं आना है। तो परिभाषा में एक चीज है, मतलब कि स्तंभ को पंक्ति में या एक काम करना है, कोई कॉस अल्फा और फिर ये यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पर क्या आएगा? अब वो क्या कह रहा है आपसे, तो जो कह रहा है वही लिखो प्रश्नानुसार। पहले ए प्लस ए डैश निकाल दो, है ना, ए प्लस ए डैश, तो जोड़ो, तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। अरे आप प्लस करना है, जब इंटू करना होता है तब आप प्लस करते हो, जब प्लस करना है तब आप इंटू करते हो। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये तो जीरो हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ये बात समझ आई? अच्छा, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में शर्त दी है आपको, क्या शर्त दी है बच्चों? वो कह रहा है कि a प्लस ए डैश इक्वल टू आई, क्या ये लिखा है प्रश्न में सर, है ना? तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश की वैल्यू लिखो। a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है? 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, ठीक है ना। और i की वैल्यू लिखेंगे 1 0 0 1। अब ये लिखेंगे क्यों? i है तत्समक आव्यूह, जिसकी वैल्यू आप अपने मन से आव्यूह के हिसाब से लेते हो। यहाँ पर कोटि 2 का वर्ग आव्यूह दिया है, तो यहाँ पर कोटि 2 में लेंगे। अगर ये कोटि 3 का होता तो उसको हम 3/3 में ले लेते। अब अगर दो आव्यूह बराबर हो तो हमने क्या सीखा है कि संगत अवयव कैसे होते हैं, तो देखो है ही वो, तो जे तो है, ये यहाँ एक से है तो यहाँ एक से है, तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने, क्या करने पर बच्चों? तुलना करने पर 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। तो बताओ cos अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? 1/2। अब cos अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो अब यहाँ पर उसने ये तो बोला नहीं है आपसे कि मुख्य मान चाहिए या व्यापक मान चाहिए। प्रश्न में तो उसने क्या दिया, केवल मान होगा। तो उसने 4 ऑप्शन दिए इसमें से, तो इसी में का ले लो आप। तो 1/2 कितने का मान होता है cos में? 60 अंश का होता है, cos π/3। तो इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, π/3। अगर ये ऑप्शन नहीं होते तो हम कोई व्यापक हल भी लिख सकते थे, क्योंकि आंसर तो बहुत सारे हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया। तो इसके बाद अगली प्रश्नावली में आपको पढ़ना है कौन सा आव्यूह? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय से कुछ समझ में आ रहा है? व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है जो व्युत्क्रम करने योग्य हो, तो क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय। और व्युत्क्रम का ज्ञात करना होगा तब तो अपन करेंगे, है ना, बताएंगे क्या है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए अगर मान लीजिए ए हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह है, तो इसकी कोटि मान लो m है। देखो मैंने क्या बोला, इसकी कोटि को ऐसा नहीं बोला m/m। अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर होगी। तो एक कछू की बोल ले आओ, जैसे हमने कहा कि कोटि 3 का आव्यूह है, कोटि 3 का वर्ग आव्यूह है, तो 3 कोटि और 3 स्तंभ, तो 3 × 3 नहीं बोलने आओ, 3/3 बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही, कोटि 3 कोटि 2 कोटि 5 कोटि 4। तो मान लो कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक और आव्यूह है b, कौन सा? b, एक और आव्यूह है इस टाइप से कि जब a का b में गुणा करे तो i आ जाए, क्या आ जाए? i आ जाए। अब b का a में गुणा करें या a का b में, प्राप्त क्या हो? तब हम b को a का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। समझ आ गया बात? यदि
ए इंटू बी या बी इंटू ए बराबर क्या हो, आई हो, तब किसको किसका, बी को ए का व्युत्क्रमणीय अव्यूह कहते हैं। और मान उसको क्या लिखते हैं, इसे ए इनवर्स लिखते हैं, ए इनवर्स लिखते हैं, माने बी को क्या लिखेंगे, ए इनवर्स लिखा जाता है, ठीक है ना। अरे बहुत सिंपल है यार, जैसे मान लो 5 है तो मैंने कहा 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/5, काट के आंसर कितना आना चाहिए। ऐसे जैसे यहाँ पर ये एक संख्या का गुण प्रतिलोम होता था ना दूसरा संख्या, तो क्या करते थे कि दोनों का गुणा हमेशा क्या आना चाहिए, एक को बोलते हैं गुणन तत्समक बोलते हैं, ऐसे यहाँ पर इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तो जो काम एक कर रहा है वही काम यहाँ पर आई कर रहा है, और जो काम यहाँ पर 1/5 कर रहा है वो यहाँ पर भी कर रहा है। तो जैसे हम किसी संख्या का व्युत्क्रम करते थे ना, ऐसी क्या का व्युत्क्रम करते हैं, आव्यूह का। तो परिभाषा क्या मिली आपको कि यदि ए कोटि m का कोई वर्ग आव्यूह है, अब यदि b कोई दूसरा आव्यूह इस प्रकार से हो कि a इंटू बी या b इंटू ए बराबर हमेशा क्या है, आई आए, तब b को a का, ये भी b का होगा, ऐसा नहीं है कि b a का होगा, b a का हो जाएगा, a b का। लेकिन अब चूंकि यहाँ डेफिनेशन a से चालू कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ b को, लेकिन अगर परीक्षा में ऐसा आ जाए कि a इंटू बी बराबर आई है, ए बी का व्युत्क्रम आई, तो क्या बी भी ए का व्युत्क्रम यहाँ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा तब बी को ए का व्युत्क्रम यहाँ भी कहते हैं इस कंडीशन में, लेकिन आई आना चाहिए उत्तर, आई मतलब 1001, और इसको क्या लिखते हैं, ए इनवर्स। क्लियर होगी ना बात। अब इसमें दो चीजें आपको याद रखना है। पहली बात तो याद रखना है ए को वर्ग आव्यूह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह हो, ए क्या हो, वर्ग आव्यूह, मतलब केवल वर्ग आव्यूह से ही व्युत्क्रम आव्यूह निकाला जाता है, आयताकार आव्यूह से नहीं। क्लियर है ना। आयताकार आव्यूह है और आपसे कोई पूछे इसका व्युत्क्रम आव्यूह बताइए तो आप क्या लिखोगे, परिभाषित नहीं है, क्या लिखोगे, ठीक है ना, परिभाषित नहीं होगा वो। तो पहली बात ये वर्ग आव्यूह होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर दो गुणनफल में है तो गुणनफल का व्युत्क्रम उनके विपरीत क्रम में व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसी तो डैश में था क्या था, a इंटू बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ठीक उसी प्रकार है a इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो दो आव्यूहों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के गुणनफल के बराबर होता है। विपरीत क्रम में प्रतिलोमों के गुणनफल के बराबर होता है, विपरीत क्रम हो जाएगा। यहाँ पर ए बी है तो वहां पर क्या हो जाएगा। तो ये दो प्रमेय आपको दी हुई है। अब हमें करना क्या है, इसमें बहुत कमाल का काम करना है। हमें जो व्युत्क्रम निकालना है ना, तो हमें कुछ ऑपरेशन से यही चीज फिर से पढ़ेंगे अगले अध्याय में। अगले अध्याय में हम फिर से पढ़ेंगे इसी चीज को, लेकर वहां पर निकालेंगे सारणिक के आधार पर व्युत्क्रम, काय के आधार पर, और यहाँ पर निकाला है संक्रियाओं के आधार पर। इसमें हम कुछ संक्रियाएं लगाएंगे और तब तक संक्रियाएं लगाएंगे तब तक कि आंसर यहाँ पर क्या नहीं आ जाए, आई। पहले यहाँ पर आई लेकर के चलेंगे, यहाँ पर आई लेकर के चलेंगे, कुछ और काम करते जाएंगे। तो आपको जब इस सिचुएशन में कोई अभी इस